नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PHM विद मनीषर में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास मैथ का जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा थर्ड चैप्टर था, उसका यह पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें आपको करवा दी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए, आज मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से कई बार पूछे गए हैं इस टाइप के। तो इनको मैं आपको पहले करवा दूं, फिर इससे आगे हम देखेंगे बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पूछा क्या है। तो क्या बोला है? कोई हल नहीं है। तब कौन सी कंडीशन होगी? मतलब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ये सब बताया था कि हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं जब कोई हल नहीं होता, उसके लिए क्या शर्त होती है, या फिर अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होती है, या फिर कोई भी हल होने के लिए क्या शर्त होती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है पहला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो देखो ध्यान से आप देखिए, मैंने आपको 3 कंडीशन कराई थी, जिन 3 कंडीशनों में ये वाली कंडीशन तो थी ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद में देखो, पहला आप देखिए, अगर आपने वो पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लेना। उसके बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो पहली कंडीशन है, ये मैंने आपको बताया था कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो वहां पे क्या होता है? रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। और जब रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी मतलब काट के निकल जाती हैं, एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसका क्या होता है? एक हल होता है। उसके लिए अगर ये कह देता कोई हल नहीं है की जगह होता कि एक हल है, तो उसके लिए फिर ऑप्शन आपका ए सही हो जाता। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? ये बी सही है। इसमें क्या है? कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और ये जो आपका ऑप्शन सी है, ये क्या है कि ये तब के लिए कंडीशन है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। अगर यहाँ पे ये बोल देता का कोई हल नहीं है की जगह आता कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो उसके लिए हम क्या करते? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होता है, तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाता। तो अब इन तीनों में से आपको पेपर में एक पूछ लेता है, चाहे तो कोई हल नहीं होने के लिए अभी पूछा है, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, या एक हल होने के लिए। तीनों कंडीशन में मैंने आपको समझा दी है। फिर चलिए ऑप्शन इसका दूसरा देखिए, ऑप्शन बी क्वेश्चन 2 क्या है? समीकरणों इतने तथा इतने के हल हैं। अब देखिए, आप एक चीज अच्छे से जानते हैं। देखिए, अगर आपने पिछले पार्ट में मैंने जो बेसिक बताया, अगर वो आपने कर लिया है, फिर तो कोई समस्या आएगी ही नहीं, मेरी गारंटी है। फिर भी अब यहाँ पे आप देखिए, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल, ये 3 होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? तीनों कंडीशन निकालते हैं जो ये यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसमें ये फाइंड करेंगे कि यहाँ पे a1 का मान कितना है। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है? देखिए x, पहले इक्वेशन में जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा? a1। तो कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा आपका b1 कितना? 3। और c1 क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन जो होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये जो c1 होता है यह इधर होता है, यहाँ पे बराबर से इधर रखा है। अगर इसे इधर लेके आऊंगा तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। अब दूसरे समीकरण से आप a2, b2 और c2 के मान निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा a2 बराबर आ जाएगा 4, b2 बराबर आ जाएगा -1 और c2 बराबर आ जाएगा -3। इसे इधर लेके आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम? अब वैल्यू निकाल के देखेंगे a1/a2 की। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ जगह है, वहां थोड़ी जगह कम है। देखिए a1/a2, तो a1 का मान कितना है? 5। a2 का मान कितना है? वो है आपका 4। तो ये मान इतना आया। अब आप b1/b2 का मान निकालिए। तो b1 का मान कितना है? 3। b2 का मान कितना है? -1। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो देखिए
जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक हल होता है। तो इसमें आप ये देखेंगे अद्वितीय हल या एक हल एक ही बात है, एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 क्या है? के का वह मान ज्ञात, वह मान जिसके लिए समीकरण युग्म इतने और इतने का कोई हल नहीं है। मतलब के का वह कौन सा यहाँ पे मान रखते हैं हम कि इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होती है उसको आप लिखेंगे। तो कोई भी हल कब नहीं होता है? जब देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखिए जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता, तो उस समय जो रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं और उसका कोई भी हल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले a1 a2 और c2 ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें रख के देखेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे। तो देखिए a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है -4 और आपका c1 का मान है 7। यहाँ से a2 का मान कितना है k और b2 का मान कितना है 3 और c2 का मान है -5। ये हमने मान निकाल लिए। अब इस शर्त के अनुसार अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, तो क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर, ये शर्त है ही, इसके मान रख दीजिए बस। ठीक है, तो देखिए a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है k बराबर b1 का मान कितना है -4 ये, और b2 का मान कितना है प्लस का 3। अब आप देखिए यहाँ पे ये तो इसके बराबर ही नहीं है, तो इसको आप रखना भी नहीं। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 और k का गुणा -4 से करेंगे तो -4k। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 और आगे आ जाएगा माइनस। तो माइनस का 9/4 आपको देखना है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफी आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरणों इतने तथा इतने का हल है। मतलब मैंने आपको इससे पिछले वाले पार्ट में आपको क्लियरली बताया था कि जब भी आपको हल के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x और y के वह मान जिन्हें रखने पर, x और y की जगह रखने पर राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो जाए, वही उस समीकरण के हल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है जो भी मान रखने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या होगा, वो उसका हल हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों में से देखिए, तो आप पहला रख के देखिए, यहाँ पे x का मान 4 और y का मान 2। तो देखो x का मान 4 रखेंगे तो 2 × 4 प्लस 3 × y यानी 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, जबकि ये तो राइट हैंड साइड 18 है, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, दूसरे ऑप्शन में जो है x का मान कितना है 0, तो यहाँ पे आएगा फिर x की जगह पे 0 और y की जगह पे कितना आएगा 5, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा 5, तो 5 दिया 15 और 2 में 0 को गुणा करेंगे 0 तो 15, जबकि यहाँ तो 18 है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। फिर रखेंगे आप ऑप्शन सी, तो x का मान 6 है, तो यहाँ x की जगह हमने क्या रख दिया 6 और y की जगह पे 2, तो y की जगह पे रखेंगे 2। अब देखिए कितना होगा, 6 दूनी 12 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस मान को यहाँ और रख के देखेंगे, अगर फिर भी 2 आ जाता है तो फिर ये सही हो जाएगा। तो x की जगह पे 6 माइनस 2 y की जगह पे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2। तो देखिए यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 2 ही है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट देख लिया है तो फिर तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आप ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा कि वो हम जो पढ़ा रहे हैं उससे अलग आ जाए, ये मेरा विश्वास है। आप बस मेरे साथ इनको करते जाइए। चलिए फिर अब मैं देखता हूँ इनसे बड़े क्वेश्चन यानी 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन किस टाइप के पेपर में आते हैं। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखिए k का मान निकालने के लिए या p का मान निकालने के लिए या a का मान निकालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर k का मान निकालने के लिए ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अब चाहे p का आ जाए, चाहे a का आ जाए, चाहे कोई भी मान निकालने के लिए जब पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ आप एक चीज देखना, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त बोली है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होती है। ठीक है, अगर ये एक हल होने के लिए बोलता है तो उसके लिए क्या शर्त होती है। और ये भी आप ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये जो है सब तीनों जो होते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहां से आप a1 का मान निकालेंगे, कितना आएगा k, b1 का मान निकालेंगे वो आएगा 3। देखिए इसे हम इधर लेके आएंगे तो पूरा माइनस का हो जाएगा, वही होगा हमारा c1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का k माइनस 3। या तो आप ऐसे लिख लें या फिर आप इधर इसको लेके आएंगे प्लस का, वो चलो एक ही बात, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं। तो यहाँ से a2 का मान निकालेंगे 12, b2 का मान निकालेंगे k और c2 का मान निकालेंगे वो आएगा आपका माइनस k। इधर लेके आएंगे ये भी माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस यहाँ जो हमने लिखा है ये, इनमें क्या करेंगे, हम सारे मानों को भर देंगे। ये जो मान है हमारे पास इनको भरते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए a1, तो a1 का मान कितना है k अपॉन a2, a2 का मान है 12 बराबर b1, b1 का मान है 3 और b2 का मान है k और बराबर c1 का मान है माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस का k। अब देखिए दोनों जगह से, यानी देखो ये तीनों इक्वल हैं तो किन्हीं भी दो को इक्वल करके आप k का मान निकाल सकते हैं, वही मान आएगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों को आप k के बराबर, इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसका गुणा यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और 3 का गुणा 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 36। ये कितना हो गया 36। तो देखिए ये क्या होगा, k स्क्वायर बराबर ये होगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं k का मान निकालूंगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इसके बराबर करेंगे तब भी यही आएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तब भी इसका आंसर इतना ही आएगा। आप किन्हीं भी दो को बराबर कर लीजिए, मैं यहाँ पे इसको भी बराबर करके निकाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको इसके बराबर कर लिया तो k अपॉन 12, देखो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, k माइनस 3 अपॉन k। देखिए k का गुणा k से करेंगे k स्क्वायर, अभी इससे क्या है फैक्टर बन जाएगा। अगर इससे करेंगे तो देखो फैक्टर बनेगा, ये फैक्टर बन के फिर हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, इसको मत करिए, चलिए अब मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 12 के, जिसका गुणा करेंगे तो, और ये हो जाएगा 12 दिया 36। ठीक है, तो ये हो गया के और के स्क्वायर बराबर ये इतना हो गया। इनको इधर ले आइए तो माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12 के और ये प्लस का 36। अब फैक्टर बन गया। अब मैंने वो हो गया है तो बता देता हूँ मैं, बाकी आप इससे ही कर लेना, वो उतना ही आएगा। ठीक है, गुणा करने पे 36 आए, जोड़ के कितना आए माइनस के 12। तो 6 का गुणा 6 से करेंगे 36 होगा, और 6 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस का 6 के माइनस का 6 के प्लस का 36 बराबर 0। यहाँ से आप के कॉमन करिए तो क्या होगा के माइनस 6, और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन करिए तो के माइनस 6 बराबर 0। तो के माइनस 6 और ये भी हो जाएगा आपका के माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा के माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0। अब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो वर्ग घट जाएगा, यहाँ 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। तो के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला था तब भी इतना आया था, इतना ही आएगा। तो आप सिंपल जिसमें कम मान हो, यानी इसमें क्या है, इसमें के माइनस 3 और के है, आप इससे ही निकाल लेंगे तो वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करिए। ये देखिए मान लीजिए ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इनमें क्या करना है आपको कि हल करना है। अब देखिए हल करने की हमारे पास कई विधियां हैं, तो मैं यहाँ पर विधि भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं किससे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, तो देखिए विलोपन विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि पहले क्या है वो मैं आपको बता दूं। विलोपन विलुप्त करना, मतलब
एक संख्या को हटा देना, गायब कर देना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक x के मान को या तो y के मान को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी कट जाता है, प्लस माइनस कट जाएगा, तो उसी को कहते हैं विलोपन विधि। ये काफी आसान है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 3y है, यहाँ माइनस की y है, तो यहाँ पे देखो यहाँ x है और यहाँ पर भी x है। अगर मैं ऐसा करूं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं तो क्या होगा, ये x और ये घटाएंगे तो माइनस की x कट जाएगी, यानी एक वैल्यू विलुप्त हो जाएगी और वही विधि आपकी विलोपन विधि कहलाएगी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में विधि के बारे में नहीं बोला है कि कौन सी विधि से करना है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे उसी विधि से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 माइनस 2, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, इसमें से घटाएंगे ये विधि, ये संख्या, ये वाली इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो माइनस 3y और यहाँ 26 है और इसमें से यहाँ पे है 0, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 26। देखो x से x कट गया, 3y से 1y जाएगा तो 2y बचेगा बराबर का 26, और 2 से ये 26 कटेगा 13 बार, तो आपका जो y का मान है वो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। और y का मान रख देंगे चाहे समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में, तो फिर आ जाएगा x का मान। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का मान कितना है, 13 बराबर 26। तो यहाँ से 13 उधर करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 26 प्लस का 13, तो यहाँ से x का मान है 26 और 13 39। तो ये हो गया आंसर। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर यहाँ पर x का मान, y की जगह पर y का मान रखेंगे और ये साइड आ जाएगी, तो देखो x का मान 39 से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 0 आएगा। आप देख लीजिए यहाँ x का मान कितना है 39 और यहाँ y का मान कितना है 13, तो 3 का गुणा 13 में करेंगे 39, तो 39 से 39 आएगा 0। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से भी बता देता हूं, जिससे कि आपको प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने किया है विलोपन विधि से और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रतिस्थापित मतलब एक मान को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देने, एक जगह से दूसरी जगह को उठा के रख देना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो वही है कि या तो x का मान या फिर y का मान एक समीकरण से उठा के दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं इस विधि में। तो यहां से यदि मैं समीकरण 1 से यदि मैं x का मान निकाल लूं तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से क्या किया मैंने, यहां से y को उठा के इधर रख लिया, तो ये इधर y आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 26। तो x बराबर हो जाएगा y प्लस का 26। अब y प्लस का 26 जो मान है मैं रख देता हूं समीकरण 2 में, इतना मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी क्या है, ये x, अच्छा x का मान तो रखना ही है, तो ये जो x है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस का 26 और इधर क्या है माइनस 3y बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 3y है और इसमें से एक y घटेगी तो माइनस का 2y और प्लस का 26 बराबर 0। 2y को आप उधर कर दीजिए तो प्लस की हो जाएगी, तो 26 बराबर 2y और 2 से 26 को काटेंगे तो 13 बार कटेगा, तो यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा y का मान कितना आया था, 13 ही आया था। और y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की जगह कितना आएगा 13 बराबर में कितना है 26, 13 उधर कर दो, तो x बराबर 26 प्लस के 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी देखो x का मान 39 आया था, यहाँ पर भी 39, यहाँ y का मान 13 और यहाँ पे y का मान 13। तो इस तरीके से आप चाहे तो उस क्वेश्चन को
विलोपन विधि से कर सकते हैं और चाहे तो आपकी प्रतिस्थापन विधि से। दोनों विधि मैंने आपको समझा दी है। अगर वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन से करिए, फिर आपको जो पूछेगा वही विधि आपको उसमें लगानी पड़ेगी। और अगर उसमें उसने विधि के बारे में नहीं बोला है तो फिर आप अपनी मर्जी से जो आपको सुटेबल लगे उसी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो आप जानते हैं जब 2 अंकों की कोई संख्या होगी तो उसमें इकाई और दहाई के अंक होंगे। 2 अंकों की आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, माने मैंने लिख ली 15, तो ये क्या है इकाई और ये दहाई। तो आपको 2 अंक मानने पड़ेंगे कि वो 2 अंक क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा y का अंक दहाई का अंक तथा दहाई का अंक y है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक हमने मान लिया है x है और दहाई का अंक मान लिया y है। तो अंक संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। इकाई का अंक हो गया आपका x और दहाई का हो गया y। देखो ये 10 क्यों आता है, कई बार मैं जब मैंने कई बार देखा है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये 10 क्यों आया है। देखिए आप 2 अंकों की कोई भी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने 11 लिख ली, तो ये 11 का मतलब क्या है, इस 11 का मतलब है 10 गुणा 1 प्लस 1। यानी देखो यहाँ पे इकाई का अंक भी 1 है, दहाई का अंक भी 1 है, तो इकाई का अंक तो 1 ये हो ही गया, दहाई का अंक 1 हमने यहाँ लिख लिया और इसमें 10 का गुणा हुआ है। तो जब भी आप जैसे मान लीजिए आप 25 लिख लीजिए, 2 अंकों की ये है, तो ये कैसे लिखी जाएगी 10 गुणा 2 प्लस 5। तो इकाई का अंक देखिए 5 और दहाई का 2, तो उस 2 में 10 का गुणा हुआ है। कहने का मतलब जब भी दहाई का अंक लिखा जाएगा तो उसमें 2 का गुणा होगा। हमने यहाँ दहाई का अंक क्या लिया है y, तो y में 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या कहा था अंक पलटने पर, तो अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी, तो अंक पलटने पर बनी संख्या वो क्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगी। अब x की जगह y कर दिया और y की जगह पे x कर दिया। अब उसने क्या कहा था 2 अंकों की बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो यानी इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 66 के बराबर है। तो शर्तानुसार या प्रश्नानुसार जो प्रश्न में उसने कहा था वो क्या था, इनको जोड़ दीजिए 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना हो गया 66। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 10x और 1x 11x प्लस 10y और 1y कितना हो गया 11y बराबर 66। तो यहाँ से आप यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस y बराबर 66। 11 से ये 66 कटेगा 6 बार, तो x प्लस y बराबर 6 और ये आ जाएगा इसका समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहली शर्त से। दूसरी शर्त क्या थी कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो फिर से प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार इन दोनों अंकों का जो अंतर है वो क्या है, वो 2 के बराबर है। तो x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपको मिल गई। अब आप इनको चाहे तो विलोपन विधि से और चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से आसान रहेगा तो क्या करेंगे विलोपन विधि से क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 6 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका y से y कट जाएगा, प्लस माइनस 2x बराबर 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ से ये इससे कट गया 4 दूनी 8, 4 बार।
ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 में और चाहे 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी ये है, तो x की जगह आ जाएगा 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6, 4 उधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 2। अब पूछा क्या था, तो संख्या ज्ञात करिए, तब संख्या। तो संख्या हमारी क्या थी, संख्या थी हमारी ये 10y प्लस x, तो संख्या हमारी थी 10y प्लस x। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y का मान और x का मान रख देंगे, तो 10 इंटू y का मान 2 प्लस x का मान 4, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 और 4 24, तो वह जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब एक चीज आप और ध्यान रखना, कभी आंसर चेक करना हो तो फिर आप आंसर इसका चेक कर सकते हैं, जो भी शर्त दी थी उन शर्तों के आधार पर। पहली जो शर्त थी, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 66। ठीक है, तो यहां से आप एक काम करिए, एक संख्या तो आ गई 24, तो देखिए एक संख्या है हमारी 24। अब इसका अंक पलट दें, y की जगह पे, यहाँ पे इसकी जगह, क्योंकि अभी इसने बोला था ना अंक पलटने पर बनी संख्या और जो पहले संख्या बनी थी उनको जोड़ने पर 66 आना चाहिए। तो देखिए 24 इसका अंक पलट देंगे, अब इनको जोड़ने पर 66 आना चाहिए। तो देखो कितना होगा, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 66 आ गया। दूसरा अंक, जो संख्या है उसके अंकों का अंतर 2 होना चाहिए, तो संख्या हमारी 24 आई। अब देखिए चाहे तो आप 4 में से 2 घटाइए, 2 में से 4 घटाइए, अंतर का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी एक में से घटाना है, किसी भी संख्या से किसी को भी घटा सकते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप बोर्ड में करेंगे तो आपको पूरा ही नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से आप जो आपको जो हिंदी टाइप के क्वेश्चन है उनको गणितीय भाषा में करके आपको आंसर निकालना होता है। इस तरीके से होते हैं, काफी आसान होते हैं, थोड़ा सा बस आपको पढ़ना है, समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझना कि इस तरीके से सॉल्व करने का एक क्वेश्चन लगभग कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। बाकी के कुछ जो क्वेश्चन है आपकी बुक में है, आप उनको सॉल्व करना। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा उसको बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पेशली उसने बोला है कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो रैखिक समीकरण हैं, इनको आप क्या करेंगे, आप इनको समीकरणों के रूप में, जैसे हमने अभी तक समीकरण करे हैं वैसे तो ये वही है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको पहले सिंपल कर लें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो वो आ जाएगा 21। 7 से 21 में डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 3 से करेंगे 7 बार, तो आपका आ जाएगा 7y बराबर 5। अब ये इधर चला जाएगा, तो 3x प्लस 7y बराबर, इससे गुना करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब इसको भी हल कर लीजिए, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 63। तो 7 से डिवाइड करेंगे 9 बार, तो ऊपर हो जाएगा 9x माइनस 9 से करेंगे 7 बार, तो 7y बराबर 1। ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 7y बराबर 63। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि से बोला है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का 7y है, यहाँ माइनस का 7y है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 7y से 7y कट जाएगा, क्योंकि विलोपन विधि से करना है ना। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 3x प्लस 7y प्लस 9x माइनस 7y बराबर 105, और प्लस करना है 63। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जोड़ दिया, तो 7y से 7y कट जाएगा, 9 और 3 12x हो जाएगा, और इसको भी जोड़ दिए, 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, तो 12 से इसको काट दीजिए, तो कितनी बार कटेगा, 12 एकम 12, 4 48 हो गया, 48 12 चौके 48, तो ये कितनी बार कट गया, 14 बार। अब आप x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से आगे यहाँ कर देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है हमारी ये, तो हो जाएगा 3 गुणा x की जगह पे कितना आएगा 12, और प्लस का 7y बराबर 105,
तो देखो ये हो जाएगा 12×3 = 36, 36 उधर जाएगा माइनस का, तो 7y बराबर 105 माइनस का 36। तो 7y घटाइए इसमें से, तो 15 में से 6 गया 9 और 9 में से 3 गया कितना बचा 6। ठीक है, 9 में से क्या हो गया 15 से 6 गया 9 और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 69 बचा। तो ये तो कटेगा नहीं भाई, क्या हो गया समीकरण 1 यही है क्या? तो यहाँ से ये आ गया आपका 12, x का मान निकाला है ना हमने, तो x 9 और 3 12 x, और ये आ जाएगा आपका 105 और 63। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 3 8 6 और 1, तो 12 1 12 12 चौके 48। अच्छा यहाँ भाई 4 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ आ जाएगा 14 14 थी 42, तो 42 इधर हो जाएगा माइनस का। अब इसको करिए, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। ठीक है, और यहाँ पे 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ से इसको काटेंगे और 7 का भाग लगाएंगे 63 में, तो 9 बार, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 9। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले, ध्यान रखना यह क्वेश्चन आया तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आपका आता है। तो आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो साथियों बस आप मेहनत से अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे सामने एक समस्या थी जिसकी वजह से मैं वीडियो कम से कम 8-10 दिन नहीं बना पाया, क्योंकि कम से कम आप मान लीजिए 4-5 दिन तो मेरे हॉस्पिटल में ही चले गए। वहाँ ये मान लीजिए बड़ी समस्या थी मेरे सामने, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, और कोई बात नहीं, समस्या थी वो सॉल्व हो गई है। अब आपको डेली वीडियो इसके मिलेंगे। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि लगभग जब दिसंबर का एंड होगा तब तक आपको मैं 10th का पूरा मैथ सब चैप्टर का बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा के सॉल्व करवा दूंगा, वहाँ वीडियो बना के सब सॉल्व कर दूंगा उसमें। तो आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए और आप सभी चैप्टरों को अच्छे से हमसे पढ़ लीजिए। अगर हमारे चैनल से आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैथ की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप मैं जो जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं। और साइंस की बात है तो जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसकी वीडियो भी आने वाली है, मतलब लगभग आपको रोज एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपका कोर्स जल्दी से समाप्त हो जाएगा। तो बस मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डरने की कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, और पढ़ना जरूर है, मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।